नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ विंडो में आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ बहुत ही सीनियर पत्रकार ओंकार चौधरी जी। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट में आपका। एक बड़ी सर यही से बात शुरू करते हैं कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी उड़ती जा रही है, और हालांकि निशिकांत दुबे ने तो जरूर नोटिस दिया था, लेकिन लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि साहब सरकार पहले प्रिविलेज लाना चाहती थी, नोटिस देना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में वो निशिकांत दुबे के उस पर आ गई। तो ये एक कोई आपको लगता है सरकार की स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी है तो क्या है? और राहुल गांधी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसको क्या पार्टी ये मान रही है ये अलोकतांत्रिक है और उन पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है, उनको संसदीय मर्यादाओं का भान कराना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? दो बातें हैं, दो सवाल आपने पूछे हैं। एक तो ये कि प्रिविलेज मोशन की जगह सब्सटेंसिव मोशन क्यों लाया गया। दूसरे, सरकार के बजाय एक प्राइवेट जैसे बिल पेश किया जाता है, किसी एक सांसद की तरफ से ये क्यों लाया गया। दूसरा ये कि वो अलोकतांत्रिक तरीके अपना रहे हैं या इस तरह की बातें। तो राहुल गांधी, इनकी मम्मी और कांग्रेस के दूसरे नेता, कोई भी घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो बहुत आसानी से कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र की हत्या हो। तो पता नहीं कितनी बार लोकतंत्र की हत्या ये लोग करवा चुके हैं, और भूल जाते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था देश के साथ। लोकतंत्र की हत्या अगर कभी किसी गवर्नमेंट ने की थी और जिसको काले अध्याय के रूप में लोग याद करते हैं, तो वो देश पर इमरजेंसी थोपना, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, लोग अधिकार थे, उनको कुचलना, मीडिया को रेंगने के लिए मजबूर करना। इंडियन एक्सप्रेस की बिजली तक काट दी गई थी। और उस समय क्या क्या हुआ था वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे दर्शक जानते हैं। और जो वाकई जानना चाहते हैं वो इमरजेंसी का चैप्टर आजकल तो सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है, वहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें जैसे धीरेन्द्र जी के पीछे लगी हुई है, बहुत सारी किताबें 1975 पर लगी हुई हैं, किन परिस्थितियों में वो इन्होंने थोपी, और उसके बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पोजीशन बचाने के लिए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना बन जाए कांग्रेस का इंदिरा गांधी के हटने के बाद, तो उस पोजीशन से बचने के लिए इमरजेंसी थोपी थी। लेकिन आज तो ये बड़े दूध के धुले बनते हैं, हर मामले में कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी मोदी सरकार ने। तो जिस तरह का आचरण कुल मिलाकर के राहुल गांधी का इधर के वर्षों में हम देख रहे हैं, वैसे तो 2014 से ही है इनका ये आचरण। कोई संसद सत्र ऐसा गया नहीं है जिसके शुरू के 8, 10, 15 दिन इन्होंने बर्बाद ना किए हों, डिस्ट्रॉय ना किया हो। सदनों को नहीं चलने देते हैं, विधायी कार्य भी सरकार बड़ी मुश्किल से धींगा मुश्ती में ही पूरे करती है। और जो भी सत्र का लास्ट का हिस्सा होता है, 3, 4 दिन, 7 दिन जो भी मिलते हैं उनको, उसमें जो विधेयक पारित कराने होते हैं वो विधेयक पारित कराती है किसी तरीके से, क्योंकि देश भी तो चलाना है, और जो उन्होंने वायदे कर रखे हैं मतदाताओं से वो भी तो पूरे करने हैं। और ऐसे समय के साथ साथ बहुत सारे विधेयकों में संशोधन भी करने होते हैं, नए विधेयक भी बनाने होते हैं, जो देश की और जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप जरूरी करने के लिए होते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी प्रतिबद्धताएं और संकल्प होते हैं, उनकी भी पूर्ति की जाती है। तो वो सरकार कर रही है, सरकार चल भी रही है, चलती हुई दिखाई भी दे रही है, और इससे कोई इंकार नहीं करेगा। मोदी का विरोधी कोई होगा तो भी इंकार नहीं करेगा कि 2014 से 2026 तक देश में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लोगों के जीवन में सुधार हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो लगातार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनते और देश की जनता उनको प्रधानमंत्री ना चुनती। और केवल उनको ही प्रधानमंत्री नहीं चुन रही है, अलग अलग राज्यों के चुनाव परिणामों को देखें, नतीजों को देखें, तो भी हमें यही पता लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी पर वो लोग जो हैं आमतौर पर भरोसा करते हैं, उनको दोबारा तिबारा भी मौका देते हैं सरकार बनाने का। इसके विपरीत कांग्रेस एक बार किसी राज्य में आ जाती है तो 5 साल के भीतर उसको बाहर का रास्ता लोग दिखा देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? दूसरे, जो हम बार-बार कहते रहे और सोशल मीडिया पर भी ये बात लगातार चलती है कि 90 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव अब तक हरवा चुके हैं राहुल गांधी, 3 लोकसभा चुनाव हरवा चुके हैं, 2 राष्ट्रपति पद के चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में, 3 उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव, 3 स्पीकर के चुनाव हार चुकी। तो सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार देश विरोधी काम कर रही है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है? क्या जो 3 कृषि कानून वो लेकर के आए थे, वो वाकई काले कानून थे? क्या वो किसानों के खिलाफ थे? या जितने भी काम ये सरकार कर रही है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर कर रही हो, हवाई अड्डे दोगुने हो गए, रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, हाईवे, एक्सप्रेसवे, तमाम काम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों ने एक्सेप्ट किया है कि करीब 24-25 करोड़ जो गरीब थे, गरीबी की रेखा से नीचे थे, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है, वो अब गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। इतने काम अगर ये कर रहे हैं, इससे पहले किसी सरकार ने क्या किसानों के लिए वो किया जो इस सरकार ने किया है? और बाकी की चीजें छोड़ दीजिए कि फसलों के दोगुने दाम उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उनकी आमदनी हो रही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये आम किसान बताएगा आपको। गाँव खेत खलिहानों में जाकर के सर्वे करने से पता लगेगा। लेकिन याद करिए धीरेन्द्र जी, जब हम बचपन में थे और आज जब इतने सालों बाद गाँव में जाते हैं, तो आम तौर पर बड़ा कहीं इक्का-दुक्का घरों में टेलीविज़न हुआ करते थे। किसी-किसी के घर में कोई मोटरसाइकिल हुआ करती थी और कार तो पूरे गाँव में 2-3 घरों में मुश्किल से मिलती होगी। आज घर-घर कार हो रही है, हर एक घर में 2-2 3-3 मोटरसाइकिल हो रही है। आज अत्याधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, मतलब एक संपन्नता हर गाँव में दिखाई देती है। जो कीचड़ भरे रास्ते हुआ करते थे, आज पक्की गलियाँ, सीमेंटेड और कहीं-कहीं तो डामर भी बन गए हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है गाँव में, ये जो गाँव में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ये कब हुआ है? चलो, कुछ-कुछ राज्यों में कुछ-कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं, जिनके कार्यकाल में बदलाव हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में जो आदर्श गाँव मायावती के समय बनने शुरू हुए थे, उससे एक शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर अब देखें हम, तो जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उसका बजट कहाँ पहुँच गया है और निवेश कितना आ रहा है। एक जो टेम्पल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से उसने एक उदाहरण पेश किया है, पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार हारती जा रही है, केवल एक स्टेट का नाम लूँगा, महाराष्ट्र। आपने लोकसभा में अच्छा किया, कांग्रेस की अच्छी सीटें आई, शरद पवार की भी ठीक-ठाक सीटें आई, उद्धव ठाकरे की भी अच्छी सीटें आई, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हो गया? और विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए और अभी पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें क्या हुआ? कांग्रेस कहाँ है? लगभग फिनिश। अभी एक दिन पहले ही रितु तावड़े, जो महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में, वो मुंबई की मेयर बन गई। तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी, वहां मेयर बीजेपी का बन रहा है। नहीं, क्यों बन रहे हैं ये? राहुल गांधी और उनके जो अ, सलाहकार हैं, कभी ठंडे दिमाग से सोचेंगे ये?
क्या नरेंद्र मोदी इसीलिए इनके दुश्मन बन गए हैं कि जो अच्छे अंकों से पास हो रहा है लड़का, जो डिस्टिंक्शन और ऊंची पोजीशन लेकर के आता है बार-बार परीक्षाओं में, और जो एक महाफिसड्डी छात्र है, वो लड़का जो डिस्टिंक्शंस और उससे ऊपर के नंबर लेकर के आ रहा है, जब वो पढ़ाई करता है तो हॉस्टल में उसके कमरे के बाहर कभी पटाखे छोड़ना, कभी ऊंचे म्यूजिक बजाना, उसको हर तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, क्योंकि वो तो जीत नहीं पा रहा है, वो तो पढ़ नहीं पा रहा ठीक तरीके से, तैयारी नहीं कर पा रहा परीक्षा की, बार बार फेल हो रहा है, और एक जो लगातार पास हो रहा है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यही इस समय ये पूरा कांड चल रहा है, पूरा दृश्य चल रहा है। जहां तक बात है कि ये प्रिविलेज मोशन की जगह ये क्यों लाया गया है, तो इसका जवाब ये है कि प्रिविलेज मोशन में मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कभी किसी की ऐसी घेराबंदी की गई हो कि उसने कोई बड़ा सबक सीखा हो उससे। यानी किसी की संसद सदस्यता गई हो प्रिविलेज मोशन से, सॉरी फील कर दो, माफी मांग लो, उसके बाद चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, स्पीकर का अपमान ये कर रहे हैं, उनसे बहस ये कर रहे हैं, चेयर को चैलेंज ये कर रहे हैं, और अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ ये ला रहे हैं, और केवल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नहीं, जब जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे, ये उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ भी कपिल सिब्बल के नेतृत्व में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। किसी को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? और किसी संस्था का, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करने का सारा ठेका राहुल गांधी ने ले रखा है। अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में जो चीफ गेस्ट बनाए गए थे, यूरोपियन यूनियन के दोनों सर्वोच्च पदाधिकारी कोस्टा साहब और उर्सुला, शाम को राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान के लिए एट होम सेरेमनी की गई थी। उसमें जितने दिग्गज थे पक्ष विपक्ष के, उन सबको आमंत्रित किया गया था। सबका एक प्रोटोकॉल होता है, जब राष्ट्रपति आते हैं या आती हैं, उनके साथ जो चीफ गेस्ट आते हैं गणतंत्र दिवस परेड के, तो इंक्लूडिंग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के लोग, और जितने राजनयिक होते हैं अलग अलग देशों के, उच्चायुक्त हों या राजदूत हों, वो सब एक लाइन बना करके खड़े होते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन वहां जाकर के खड़े हो गए, लाइन में ही खड़े हो गए। लेकिन राहुल गांधी कहां जाकर के खड़े हो गए? जहां दूसरे देशों के उच्चायुक्त और राजदूत वगैरह खड़े थे, जबकि उनको प्रधानमंत्री के आसपास कहीं खड़ा होना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़े रहे और राहुल गांधी राष्ट्रपति और दोनों चीफ गेस्ट्स के आने से पहले ही लाइन से निकल करके एक टेबल पर जाकर के बैठ गए। किरण रिजिजू ने उनको इशारा किया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको लाइन में खड़ा होना होगा जब तक राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट ना आ जाएं। फिर एक अधिकारी स्पेशली राहुल गांधी के पास गया, उनके कान में उनको चीजें समझाई, तब जाकर के वापस आकर के लाइन में खड़े हुए। आप राष्ट्रपति का सम्मान करने को तैयार नहीं, आप विदेशी डिग्निटी जो आई हुई हैं उनका सम्मान करने को तैयार नहीं, आप प्रधानमंत्री को लगातार गालियां दे रहे हैं, आप सदन में स्पीकर को चैलेंज कर रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं विदेशों में जाकर के कि हमें तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता। 40 मिनट तक आप धारा प्रवाह बोलते हैं, 41वीं मिनट से आप कंट्रोवर्शियल चीज शुरू करते हैं, और जब चेयर आपको रोकती है कि आप ये नहीं बोल सकते, तो आप बाहर आकर के कहते हैं कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता। तो 40 मिनट का जो भाषण आप दे चुके थे वो क्या था? 41वें मिनट पर आप साजिशन, अगर कोई आपत्तिजनक बात कहते हैं कि जो नियम विरुद्ध हो, जो आप नहीं बोल सकते, जो सेंसिटिव है देश की सुरक्षा के लिए और दूसरे लिहाज से,
उस पर आपको टोका जाता है, तो आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और जिस तरह का रवैया कुल मिलाकर के इनके नेतृत्व में कांग्रेस अपना रही है और पाला खींच करके एक तरीके से आप खींचिए पाला, लड़िए आप लोकतांत्रिक तरीके से और जो एक शालीनता होती है उससे भी। क्या इससे पहले कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं हुआ इस देश में? बहुत सारे लोग हुए हैं। इनकी मम्मी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं अटल जी के समय। मैं तो उस समय लोकसभा कवर करता था। लेकिन एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, आपकी भी और सामने वाले की भी। और अगर आप इस कुंठा से ग्रस्त हैं कि आप जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आप टक्कर दे रहे हैं, वो बहुत हाई मार्क्स लेकर के काम भी करता जा रहा है, शांत भी है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, वो केवल अपने काम में लगा हुआ है, तो आपकी बौखलाहट बढ़ती ही चली जा रही है। आप सारी सीमाओं को तोड़ते ही जा रहे हैं। तो सवाल ये है धीरेन जी कि कोई तो लाइन होगी जहां जाकर के सरकार का भी संयम जवाब देगा और फिर ये रोकने टोकने की एक कोशिश शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि जो ये सब्सटेंसिव मोशन लाया गया है, वो सोच समझ करके लाया गया है, निशिकांत दुबे के द्वारा लाया गया है और निशिकांत दुबे ने भी जिन 4 देशों की यात्रा का ज़िक्र किया है, मुझे लगता है उसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। गवर्नमेंट जब चर्चा शुरू होगी लोकसभा में इस पर, मोशन पर, तो उन 4 देशों की इनकी गतिविधियों का कुछ खुलासा करने जा रही है, ये मेरी छठी इंद्रिय कह रही है। आप म्यूट हैं शायद। जी सर, आपने ये तो बहुत विस्तार से बताया कि आखिर क्यों मतलब सरकार एक स्ट्रेटजी के तौर पर इनको अब वो करना चाहती है, कंट्रोल भी करेगी और उसका उन्होंने कोई खाका भी खींच लिया है। लेकिन अभी आपने देखा वंदे मातरम को लेकर खेल शुरू हुआ। अभी हालाँकि कांग्रेस ने तो उसमें कुछ नहीं किया कि भई उसकी तरफ से, क्योंकि उसके एमपी या वो तमाम लोग पहले ही उसके प्रति बेरुखी ज़ाहिर कर चुके थे कि सब राजनीति है, उस पर तो याद होगा प्रियंका भी बोली थी। लेकिन अभी आज जो हम लोग कल देख रहे थे विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले, उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसके कान पकड़ के बाहर किया जाएगा वंदे मातरम। इससे पहले शंकराचार्य को भी उन्होंने कहा कि भई हर किसी को कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता है, ये साहब। तो हमको क्या ये जो लोग खामखा में मतलब एक नई स्ट्रैटेजी होती है कि साहब दिल्ली और यूपी में जो है तनाव है, साहब दिल्ली कुछ और है। क्योंकि यहाँ योगी जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसका अगला एक्शन जो है हमको यूपी में दिखता है, क्योंकि एआईएमएल ने कहा, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हम नहीं मानेंगे। किसी मौलवी ने तो यही कह दिया कि साहब हमारी गर्दन कट जाएगी तब भी हम नहीं गाएंगे। जमात ने कहा साहब हम कोर्ट में, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट चला गया। तो ये सब चीजें क्या इशारा करती हैं कि जो जैसे वंदे मातरम जैसी चीजें हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे पर है और उसके जो सनातन के जो काम है उसको वो छोड़ नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि अब क्या हो रहा है, और शायद जो सबका साथ सबका विकास में जो बेसिक काम है जिसके लिए बीजेपी को लोगों ने वोट किया उसको भूल रही है। इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा आजकल चर्चा बहुत है ये। नहीं, चर्चा तो हर चीज़ पर करते हैं लोग इस देश में और ऐसी एक जमात इकट्ठा हो गई है, खड़ी हो गई है, जिसको ये चीज़ें पचती नहीं हैं। वो 2 बंद छोड़ कर के 4 क्यों हटाए गए थे, चर्चा इस पर होनी चाहिए। उसके पीछे की मानसिकता क्या थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया और क्यों लिया? किसके दबाव में लिया? इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अब अगर उस गलती को मोदी सरकार सुधार रही है, तो इसमें किसी को मिर्ची क्यों लग रही है और लोग चैलेंज क्यों कर रहे हैं कि हमारी चाहे गर्दन कट जाए, हम ये नहीं करेंगे। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वंदे मातरम से आपको परेशानी क्या है? तो अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट का संविधान के अनुसार जो व्यवस्थाएँ हैं, उनका सम्मान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आपका
कर्तव्य होना चाहिए। अधिकारों की बात तो इस देश में सब करते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति जो ये नकारात्मकता है और जो एक विषाक्त माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, इसमें ये जो सोशल मीडिया है, इस पर भी कुछ लाठी भांजने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो तुरंत कूद पड़ते हैं। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब योगी वर्सेस मोदी, योगी वर्सेस शाह, इस तरह की बातें, ये तो 2017 से ही चल रहा है। कभी कोई साल ऐसा गया हो, जब साल में 2-3 बार ये कंट्रोवर्सी खड़ी ना करने की कोशिश की गई हो, तो मुझे बता दीजिए आप। अभी हुआ था ये, उसके अगले ही दिन हमने देखा कि अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस के एक समारोह में भाग लेने के लिए लखनऊ में थे और उस दिन उन्होंने फिर कह दिया जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या रह जाती है ऐसे अफवाहबाजों की, और जो डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये हो गया, अरे आज तो केशव मौर्य ने बयान दे दिया, बस ये तो अमित शाह के जो है इशारे पर उन्होंने ये किया है। बहुत आसान है ये सब एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करना। जहां तक सवाल है कि साहब वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है या कुछ लोग कर रहे हैं, या कांग्रेस का ये रिएक्शन आ गया, समाजवादी पार्टी के फला सांसद ने ये कह दिया, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी वंदे मातरम के 6 के 6 उपबंध को लाने की? ये तो जब वंदे मातरम के शायद 150 साल पूरे हो रहे थे या 100 साल पूरे हो रहे थे, तो उस समारोह से ये शुरुआत हो गई थी। उस समारोह को हुए भी शायद तीसरा महीना है अब जाकर के ये एक अधिसूचना जारी हुई, एक आदेश जारी हुआ कि सभी स्कूलों में इसको सुबह राष्ट्रगान से पहले गाना ही गाना है। अब आते हैं राजनीति पे। तो अगर ये लोग राजनीति करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और राजनीति में है तो राजनीति ही करेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, ये मान करके चलना चाहिए। तो मोदी सरकार ने भी कच्ची गोलियां खा रखी हैं क्या? मोदी सरकार राजनीति करना नहीं जानती क्या? और ये जो चैलेंज किया जा रहा है कांग्रेस को कि वो अपना इस पर रुख स्पष्ट करें, तो करे ना कांग्रेस, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये चैलेंज क्यों किया है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने, और गवर्नमेंट की तरफ से भी क्यों चैलेंज किया गया है? क्योंकि जिस दिन कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर इसका प्रतिवाद किया या लीड लेने की कोशिश की, उस दिन वो अपने वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नाराज कर बैठेगी, एक बड़ा हिस्सा नाराज कर बैठेगी। और भारतीय जनता, जो मैं कह रहा था कि कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने भी, तो वो ये सोच समझ करके ये अगर डिजाइन करना जानते हैं उनको परेशान करने के लिए, तो वो भी डिजाइन करना जानते हैं कि किस मुद्दे पर, और जब राष्ट्र की बात आती है, जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात आती है, उनकी प्रतिष्ठा की बात आती है, तो वहां पर किसको बैकफुट पर धकेला जा सकता है और किसको मजबूर किया जा सकता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं। तो जो भी कंट्रोवर्सी ये खड़ी करके ये फला वर्सेस फला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चूंकि कांग्रेस अधिकृत तौर पर कुछ कहना नहीं चाहती है और फंस गई है, गले में अटक गई है, तो इसलिए जो उनके चिंटू हैं उनके जरिए ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है योगी का जो ये रुख है, ये उनको 27 में मतलब एक पूरी लाइन उन्होंने साफ कर दी कि क्या होगी, कि लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व और विकास, ये उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया। क्योंकि शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरह खड़ा करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण राजपूत करने की कोशिश की गई, वो सब का जवाब मुझे लगता है कि कल उनके सदन में था, जिसमें उन्होंने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। यानी वो सारे एक-एक चीज़ों को जवाब देने में यकीन रखते हैं। एक तो ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, इनके साथ कितने लोग हैं साहब, और कितने लोग सम्मान करते हैं उसका।
और अब तो नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है 2 मासूमों के साथ, जो पोस्को का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। दूसरे, उनके जिस तरह के बयान हैं, वो इस पीठ पर बैठ करके जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, और यहाँ तो चलो प्रयागराज में तो उनके चेले चपाटों के साथ ही थोड़ा बहुत पुलिस ने किया है, उनकी शिखा वगैरह खींचने का, जिसका कोई समर्थन नहीं करेगा। पुलिस के अधिकारियों को इसमें एहतियात बरतनी चाहिए थी। पर वाराणसी में तो लठों से पीटा गया था इनको भी और इनके चेले चपाटों को भी, और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे, अखिलेश यादव थे। तो जिनको अब इतनी पीड़ा हो रही है, तब उतनी पीड़ा क्यों नहीं हुई थी उन लोगों को? आज क्यों छाती पीट रहे हैं? जहां तक ठाकुर और ब्राह्मण विवाद या ये जो वर्सेस करके चीजों को बढ़ाया जाता है, इसके पीछे का खेल क्या है, ये अब लोग समझने लगे हैं। और जब इस तरह की चीजें शुरू की जाती हैं, चलाई जाती हैं, उनको तूल दिया जाता है, तो फिर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो भी लोग सक्रिय हैं, ये सारी चीजें 2 दिन के भीतर दब भी जाती हैं, क्योंकि काउंटर अटैक शुरू होते हैं। और जब दूसरों के लत्ते कपड़े उतारे जाते हैं, तो उनकी समझ में आ जाता है कि अगर आप सामने वाले को नग्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कपड़े आपके भी उतर सकते हैं, क्योंकि काम आपने भी ऐसे ही कर रखे हैं। तो ये बहुत जल्दी काउंटर अटैक हो जाते हैं आजकल। तो ये सब चलेगा धीरेन्द्र जी, चलेगा ये। जी, सर आप मुझे लगता है कि ये एक लंबी लड़ाई के कुछ सोपान है, आगे तक चलते रहेंगे जो आपने कहा। आप जुड़े सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आप लोग ओसीएन नेटवर्क पर भी जाते हैं, वहाँ भी वहाँ से यहाँ आते हैं ज़्यादा, लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो कृपया करके वहाँ पहुँच जाएँ और सालों दर सालों तक पत्रकारिता के अंदर क्या अनुभव होता है और उसको कैसे समकालीन बनाया जाता है, वो आप वहाँ जाकर रोज़ देख सकते हैं। सर, आप जुड़े उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।